तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स डिस्कस द क्लास ऑफ द डे। दिस इज आर्टिकल 125। जो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। जहां पर मुझे बहुत टाइम देना चाहिए, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को जिसको समझ में नहीं आए, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो प्लीज गो टू आर्टिकल 125। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। सैलरीज ऑफ जजेस, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द salary of the judges? This is what the 125. There shall be paid to the judges of Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law। को अंडरलाइन कीजिए, राइट डाउन प्रीफर प्रीलिम्स कि बस यहाँ पर क्वेश्चन एट द मोस्ट क्या बन सकता है कि हाउ द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिटरमिन्ड। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज कैसे डिटरमिन्ड होंगी? इट विल बी डिटरमिन्ड बाय पार्लियामेंट। एंड हाउ द पार्लियामेंट विल डिटरमाइन? इट विल बी बाय लॉ। थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स का है, यहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, हर बार मैं आपको डेली समझाता हूँ इस बात को। पूरा का पूरा फ्रेज याद रखना है आप लोगों ने। पार्लियामेंट बाय लॉ है, तो समटाइम्स ऑप्शन में ये हो सकता है कि सारे ऑप्शन में बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ, बाय रिजोल्यूशन, बाय स्पेशल, कुछ भी करके इस तरीके से होगा। तो पूरा फ्रेज याद रखेंगे, पार्लियामेंट बाय लॉ होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर जब तक लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, तब तक वो सैलरीज का डिटर्मिनेशन कहां से चलेगा पता? सेकेंड शेड्यूल को। यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए फिर एक्ट में, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। अब ये आ जाइए, पढ़िए। Every judge shall be entitled to allowances and such privileges and to such rights in respect of the leave of absence and pension as may be determined by or under law made by parliament until so determined। ये सब छोड़ दीजिए, बस उतना ध्यान रखना है आप लोगों ने। हाँ, ये लाइन है, देखिए प्रोवाइडर पर आ जाइए बस। प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है ये। नीदर द प्रिविलेजेस नोर अलाउंसेस नोर राइट्स of a judge shall be varied to his disadvantage after his appointment। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि इट इज नेसेसरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जज का अपॉइंटमेंट हो गया है, तो उनके जो विशेष अधिकार हैं, उनके जो भत्ते हैं और उनके जो अधिकार हैं, उनको उनके डिसएडवांटेज में वेरिड नहीं किया जाएगा, बदले नहीं जाएंगे, यानी कि उनको हानि के रूप में नहीं करा जाएगा। यू कैन वेरी, देखो ये लाइन है, इसको ध्यान रखना, वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। सो वेरीड टू डिसएडवांटेज नहीं होगा, बट इट मे बी वेरीड टू एडवांटेज, ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज फास्ट भागिए एंड गो फॉर द आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 की, आई सपोज दिस इज सब क्लॉज थर्ड। प्लीज गो टू द सब क्लॉज थर्ड ऑफ द आर्टिकल 360। जल्दी देखिए, कौन देखेगा फास्ट। आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट व्हाट? फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस, दिस इज 360 की क्लॉज फोर्थ एंड सब क्लॉज बी। ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ तेजी से, देखिए। फोर्थ में है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड any proclamation issued under this article is in operation to issue directions for the reduction of salaries को underline कीजिए, reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union including the judges of Supreme Court and High Court। तो including the judges of the Supreme Court and High Court। अब इसके साथ अगर आप पढ़ेंगे, ये 125 का जो प्रोविजो है, इसके साथ में अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 360 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज वगैरह है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन कब रिड्यूस कर सकते हैं? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। इतना ध्यान रखिएगा आप। तो 125 में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ करना ही नहीं इससे ज्यादा। अब आ जाएंगे आप 126 पर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। हेडिंग कई बार कंफ्यूजिंग होती है। आर्टिकल 126 पे देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। कौन सा चीफ जस्टिस? एक्टिंग, सही है। उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है कि जो एक तो होते हैं फुल टाइम चीफ जस्टिस, देयर इज नो वन टू एक्ट एज अ चीफ जस्टिस। देन टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस की
की व्यवस्था की गई है। जैसे हाई कोर्ट में भी होता है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ट्रांसफर हो गया या वो रिटायर हो गए और अभी कोई अपॉइंटमेंट उस सीट पर नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट में क्या करते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज है, ही एक्ट्स एज ए चीफ जस्टिस, ही टेक्स चार्ज एज एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है जहां पर इतना याद रखना है आप लोगों ने, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अपॉइंटमेंट होता है इसका, कौन सा है ये बताइए, 126। फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि कब होता है, कब होता है, ये देखिए, when the office of the chief justice of India is vacant, number 1, when the chief justice is unable to perform the duties of office, number 2, रीजन ऑफ एब्सेंस हो या अदरवाइज हो, कोई भी कारण हो। सही है, तो दो चीजें हो गई। तो नेक्स्ट अगर हम पढ़ सकते हैं, इसको ब्रेक करके हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, इन व्हाट कंडीशंस, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एक्टिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड, वो कौन से हालात हैं जब एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। तो उसमें क्या बात है निकल करके, नंबर 1 क्या है, ऑफिस ऑफिस इज वेकेंट, पद रिक्त है। दूसरा है, या तो वो एब्सेंट है या किसी भी कारण से, पहला क्या, एब्सेंस, और अदरवाइज अन्यथा, ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने पद की के जो कर्तव्य हैं उनके निर्वहन करने में असमर्थ हैं। बाहर गए हों, विदेश के दौरे पे गए हों, तो ऐसा हो सकता है, एब्सेंस हो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सही है, तो इन दो उसमें, तो यहां से फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, बनेगा तो कि कब कब एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा, तो दो हालात हो गए। अब आएगा नेक्स्ट कि कौन अपॉइंट करेगा, इसमें आंसर इज व्हाट, एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट, को प्रेसिडेंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, और कौन करेगा, शैल बी परफॉर्म्ड बाय सच वन ऑफ अदर जजेस, को भाई अलग से हाईलाइट कर लेना, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। कैसे क्वेश्चन आएगा, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय सच वन ऑफ द जजेस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज। इसमें क्या खास बात है, अगर मैं अंकिता मैडम ये कह दूं आपको, उसमें अगर ये ऑप्शन आ जाए, क्या ऑप्शन आ जाए कि साहब सीनियर मोस्ट जज एक्ट करेगा, तो दिस इज नॉट सीनियर मोस्ट जज, this is such one of the judges, you can be confused by the examiner. The पहला option will be what, first option will be senior most judge, and in general in practice होगा भी यही senior most, but we will have to go by the language of the Bail Act. Bail Act में साफ साफ दिया हुआ है कि ऐसे जज के द्वारा उनके कर्तव्यों को निर्वाह किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति महोदय इस संदर्भ में जिनको नियुक्त करे। तो हो सकता है वो सेकंड सीनियर मोस्ट को बोल दें, वो थर्ड सीनियर मोस्ट को बोल दें कि आप बन जाइए एक्टिंग चीफ जस्टिस। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। कर लेंगे आप लोग। प्रेसिडेंट का देखिए हमेशा के लिए माइंड फिक्स कर लीजिए, प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पर, बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर वो करते हैं ऐसा, अदरवाइज इन जनरल ही एक्ट्स अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बस इसमें जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के केस में वो किस पर एक्ट अपॉन करते हैं, इलेक्शन कमीशन के, वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस काम नहीं करती है। ठीक है, तो अदरवाइज यहां पर अगर है तो प्रेसिडेंट के का मतलब है, बैकग्राउंड में चले जाइए, उनके पीछे कौन होंगे, मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यही अगर आपसे पूछ लूं, इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, बताओ फटाफट, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 74, वेरी गुड। इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं अपना, जब भी कभी आगे पढ़े, मान लीजिए कहीं प्रेसिडेंट आ गया तो तुरंत अपने माइंड में रिफ्रेश कीजिए प्रेसिडेंट के कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से क्या आपका रिपीटेडली रिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट 126 इज ओवर। 127 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस को हिंदी में बोलते हैं शायद तदर्थ, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखता हूं मैं 126 को देखते हैं जरा, हाँ, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो एडहॉक जजेस होते हैं टेम्परेरी पर्पजेस के लिए, समझे, उनको परमानेंट नहीं किया है, उनको फॉर द टाइम बीइंग कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दिया कि परमानेंट पोस्ट। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन में क्या होता है कि भाई अभी
प्रोसिक्यूशन में अपॉइंटमेंट नहीं हुए रेगुलर, लेकिन वर्कलोड को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एपीपीज का अपॉइंटमेंट हो गया, तो वो एडहॉक बेसिस पे रहेगा वो। उस तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस में एडहॉक बेसिस पर हो सकते हैं अपॉइंटमेंट? आंसर इज यस। कौन सा आर्टिकल है? 127। तो विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस? 126. Which article talks about the appointment of ad hoc judges? Which article talks about the salaries of the Supreme Court? 120. Which article talks that there shall be Supreme? 124. इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। अब इसको पढ़ते हैं, कब कब होगा, फिर वहीं के तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा आशुतोष? देखो, मैं आपको पेपर ही आउट कर रहा हूँ, जितना मैं सही बता रहा हूँ, जहां जहां से बता रहा हूँ आपको, यहाँ से बियॉन्ड क्वेश्चन आना नहीं है। आप इन क्वेश्चन करके एकदम हंसते खिलते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट मच गारंटी आई एम गिविंग यू। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने इसको याद कर रहेंगे। अब आप कहेंगे नहीं 125 और था, 125 था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ऐसे नहीं करेंगे आप लोग। बस सही है, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आशुतोष तुम्हारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 126 मतलब 126 बस। बेरेट गलत हो सकता है, लेकिन मेमोरी ऑफ आशुतोष विल नेवर फेल, ऐसा होना चाहिए। जो याद करा उतना बस उसमें। चलिए, तो जैसे हमने को देखा था एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो सकता है, वैसे ही हम देखेंगे कि एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कब होगा। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा। इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी ए कोरम, को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स। देयर शुड नॉट बी ए कोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। इसको समझते हैं। तो द मेन बात क्या है कि देयर शुड नॉट बी ए कोरम। मिनिमम क्राइटेरिया समझ लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस टू होल्ड ए मीटिंग। किसी कोई मीटिंग करनी है, उसको कम से कम लोग कितने होने चाहिए मीटिंग को होल्ड कर, उसे बोलते हैं कोरम। जैसे ये कहा जाए कि भाई ये मीटिंग तभी हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं क्लास तभी लूंगा जब कम से कम ऑफलाइन में 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हों, है ना? तो वो मिनिमम नंबर हो गया, 9 होगा। अब नियम बन गया, 9 स्टूडेंट्स आए तो क्लास नहीं होगी भाई, तो वो उसको कहते हैं कोरम फिक्स करना। उसी तरीके से आर्टिकल 100 में हम लोगों ने पढ़ा था पार्लियामेंट के हाउस के बारे में, उसमें था कि कोरम कितना, कोरम के रिलेटेड था, आर्टिकल 100 था, उसमें कोरम की बात की थी। उसमें कहा गया था 1/10 ऑफ द टोटल नंबर हो, कि उस हाउस के राज्यसभा हो तो राज्यसभा का, लोकसभा हो तो लोकसभा का 1/10 सदस्य का कोरम होगा। इसका मतलब ये होता है वहां पर कि अगर 1/10, जैसे मान लीजिए 250 है राज्यसभा के, 1/10 कितना हो गया? 25। तो राज्यसभा में अगर 24 मेंबर उपस्थित हैं केवल, तो फिर वो वहां पर राज्यसभा की कोई मीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हम कहेंगे कि कोरम नहीं है आज। तो कोरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको प्रैक्टिकली। अब देखना यह है कि वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लागू होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे कोरम कौन सा है? ये रहा, कोरम अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के किसी सेशन को होल्ड करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए पर्याप्त जजेस की संख्या नहीं है, यानी कि काम होना है और जजेस की संख्या हो गई है अब कम, ये हो सकता है। तो ये टेम्परेरी मेजरमेंट है। हम तब उसमें क्या हो सकता है, तब होगा अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। और यहां से क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन वाला हो जाता है कई बार, आप लोगों के लिए नहीं होगा, याद कर लेंगे तब, कि स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम्स देखा क्वेश्चन गलत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन क्या हमें देखना होगा, क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट ही करेंगे या कोई और करेंगे? देखिए क्या है, इसको ऐसे पढ़िए आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट एट द एडहॉक जज। किसकी सिटिंग? ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड कौन?
ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज सच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये समझिए कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो इट इज बट ऑब्वियस कि यहाँ नंबर ऑफ जजेस कम हो जाएंगे, तो तुरंत टेम्परेरी मेजर के लिए कोई ना कोई हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन रिक्वेस्ट इन राइटिंग द सिटिंग ऑफ ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज कौन से, ये लाइन पढ़िए, आपको उसमें हाईलाइट कर लीजिएगा, ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे हाई कोर्ट के जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहर्ता रखते हो, यानी कि उनका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका हो, तो उन हाई कोर्ट जजेस को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आकर के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में कार्य करें, यू सिट करें, उस तरीके से कर लेंगे। और कैसे काम करेंगे, एज एड हॉक जज, एड हॉक जज के रूप में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब कितने टाइम के लिए, फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी, उतने समय के लिए जितना कि आवश्यक हो, आप ऐसा करें। बोलो यस और नो, कर लेंगे, एज मे बी नेसेसरी। ठीक है, तो ये कौन अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, एडहॉक जज के रूप में किसकी नियुक्ति हो सकती है, हाई कोर्ट जज की, ड्यूली क्वालिफाइड टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज। बोलो समझ में तो नहीं आया। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर होता है कि चीफ जस्टिस कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसके लिए। अब पढ़िए लाइन, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। दो बातें हैं, प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, with the previous consent of the president and after consultation with the chief justice of the high court concerned। हाई कोर्ट कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि जिनके जजेस को, मान लीजिए उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज साहब ऐसे हैं जो ही ड्यूली क्वालिफाइड टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज, तो वहां के जो चीफ जस्टिस कौन से हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की साहब आपके जो जज साहब हैं उधार पे लेना है ले लें, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ बहुत काम है, तो डायरेक्टली उनको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, चीफ जस्टिस से वहां से कंसल्ट करना पड़ेगा कि अगर इनकी सेवाएं हम सुप्रीम कोर्ट में लें तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, हाउ कैन इट बी मैनेज्ड। तो इसलिए कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट जरूरी है। और क्योंकि प्रेसिडेंट साहब सबका करते आ रहे थे, तो इनकी तो अनुमति के बिना कैसे होगा, तो इस पर क्या करेंगे, प्रीवियस कंसेंट ले लेंगे इनकी। तो इसमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भेजते हैं आपको, इस तरह से करते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, देखिए शायद काम करेगा आपको समझाने के लिए। एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज मे बी अपॉइंटेड बाय, एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज may be appointed by option A by the president after consultation with the chief justice of India, number 2 by the president with previous consent of CJI and after consultation with the chief justice of high court concerned, option C by the president on recommendation of the chief justice of India, option D by the Chief Justice of India with previous consent of President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned। आंसर इज डी। आप डी लगा पा रहे हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा है इसको, लेकिन इसमें देखो बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मैंने 3 उसमें दिया हुआ है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस में रोल किसका आता है, प्रेसिडेंट साहब का आता है, तो हो सकता है उसमें फंस जाए कहीं ना कहीं। या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता है, चीफ, तीनों चारों ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन किसकी प्रीवियस कंसेंट, किसका कंसल्टेशन, इसमें वो घुमा दें आप लोगों को। इसलिए पूरी लाइन याद रखनी पड़ती है, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। ये लाइन अगर पूरी सीक्वेंस में रटी हुई नहीं है आपको तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर यही ध्यान रखना है बस, मुश्किल नहीं है देखो सिलेक्शन लेना, बस तरीका होना चाहिए पढ़ने का। देखिए इसी में आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए समता मैडम आपकी कार खराब हो जाए, खराब होने का मतलब यहाँ पर
आपके जो कार है, कार के टायर पंक्चर हो जाए। अब आप सुबह से शाम तक लगे रहिए, अगर आपको वो तरीका नहीं आता है टायर चेंज करने का, आप उसको उठाएंगे बार बार, वो इतना भारी होगी, उठेगी नहीं आपसे। और जो जानकार लोग नहीं है, आपके घर वाले जो उसका विशेषज्ञ नहीं है, वो कहेंगे ओह वो देखो हमारी बेटी सुबह से कितना मेहनत कर रही है, टायर चेंज नहीं हो पा रहा, बेचारी अनलकी है, दे है बेचारी, बहुत बहुत मेहनत करती है लेकिन टायर चेंज नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर एक मैकेनिक आएगा, आपसे हो सकता है बहुत दुबला पतला भी हो वो, है ना, वो फटाफट पाना और जैक वगैरह लगाएगा, वो जैक लगाएगा, गाड़ी को उठाएगा, वो तुरंत के तुरंत 15 मिनट के अंदर टायर चेंज करके पैसे लेके चला जाएगा। तो क्या मैटर करता है, कई बार एक काम जो बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से और टेक्निक से, नॉलेज से वो काम बहुत आसान भी हो सकता है। उसी तरीके से जुडिशरी का एग्जाम है। ये मैं आपको, आपके सामने दिख रहा होगा आपको, जो आपको सभी सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है कि जज बनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसी तरीके टेक्निक्स अगर हमें आते हो, अगर हमें ये पता हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर हमें साथ में ये भी पता हो कि एग्जामिनर साहब कहाँ कहाँ में किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं, मतलब उनके माइंड को भी रीड कर पाए हम, तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। फिर हमें केवल उसको फॉलो करना है, मेहनत करनी है। तो ये काम मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, मेरी टीम में और लोग मेंबर भी हैं। फिर भी मैं सबसे कहूंगा कि मेरे वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको वो टेक्निक्स भी मिल जाएंगी नॉलेज के साथ साथ। मान लीजिए कोई, जैसे एक हमारे सर भी आजकल बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं जो आजकल पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मेरा अगर पार्टनरशिप वाला देख लेंगे इन एडिशन, क्या चला जाएगा, वो 5-7 घंटे पढ़ लेंगे लगातार, उसमें आपको वो टेक्निक्स भी मिल जाएंगे जो कुछ रहता होगा, है ना। हर एक के पास हर एक टेक्निक तो होती नहीं है, तो वो जरूर फॉलो करना। इसलिए बिंदास होकर पढ़िए। यू आर गोइंग टू बिकम जज। अगर आपका विधि में एडमिशन हो गया है तो आपके भाग्य ने आपको लिख दिया है कि बेटा तू जज तो बनेगा, बस पक्का। शर्त यह है कि फॉलो करना है, लेकिन नहीं करोगे ऐसा नहीं तब भी बनेगा, तब तो कोई नहीं बनेगा, बनेगा पक्का। चलिए, तो मैं वो टेक्निक बता रहा हूं, इन टेक्निक से वैल्यू समझा रहा हूं आपको मैं, वरना सीधे सीधे पढ़ा दिया जाए एक बार में। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, यहाँ पे निशान लगाओ, यहाँ पे पी फॉर प्रीलिम्स लिखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो रिवाइज करते हुए आप लोग ध्यान रखेंगे भी, मैं इस तरीके से रिवाइज करना है, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और जब मैं कहता हूं कि यहाँ से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा आर्टिकल लैंग्वेज में रटने की जरूरत नहीं है, वर्बेटम रटने की जरूरत नहीं है। जो जो आर्टिकल्स मैं कहूंगा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी इच्छा होगी कि आप उस आर्टिकल को वर्बेटम रट डालो, क्योंकि फिर हम वो मेंस में लिख करके आएंगे। वर्बेटम नहीं नहीं लिख कर आएंगे तो उसको घुमा फिरा के अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, लेकिन जितना ज्यादा याद कर लोगे उतना भी काम आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। तो 127 में हमने देखा कब होगा अपॉइंटमेंट, जब नो कोरम होगा। कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। किसको बनाएंगे, हाई कोर्ट जज को बनाएंगे, ड्यूली क्वालिफाइड। और कैसे बनाएंगे, विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इतने सारे पॉइंट है, देखो ये मैंने समरी दी है आपको। नंबर 1, नो कोरम। नंबर 2, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सीजीआई, हु विल बी अपॉइंटेड। नंबर 3, कैसे करेंगे। नंबर 4, कर लेंगे आप लोग। अब 2 पर आ जाइए अभी, सब +2। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड। इस शब्द को देखो अगर आप अच्छे तरीके से, तो आपको अंदाजा होगा, सो डेजिग्नेटेड, ये आपको आइडिया लग जाएगा, ध्यान रखना। दिव्या क्या मतलब इसका, हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड का मतलब क्या है, जिसको ऐसा डेजिग्नेशन दिया गया है, इसका मतलब है आपको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं कर दिया गया है। मान लो आशुतोष को एडहॉक सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, 15 दिन बाद जो रीजन थे, कोरम पूरा हो गया, अब इनसे कहा जाए कि जाओ, कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया, मैं हाई कोर्ट का जज बनूंगा तो मेरी फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो अपॉइंटमेंट में और डेजिग्नेशन में अंतर है। हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड का मतलब क्या है, हु हैज बीन सो अपॉइंटेड नहीं। अपॉइंटमेंट में और डेजिग्नेशन से आप यहां अंतर समझ सकते हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस चीज को। बेरेक में यही तो मजा है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, उसको अगर आपने इसको पढ़ना समझना और एक्सप्लेन करना सीख गए, तो समझो लॉ में एक्सपर्ट हो गए आप लोग। तो हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड, क्या ड्यूटी होगी इनकी, इनकी ड्यूटी ये होगी टू अटेंड द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन प्रायोरिटी ऑफ अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स को अटेंड करना इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। उनका अपना जो पद है वहां पर भी उनको कुछ काम होगा,
उस पर प्रायोरिटी देनी है सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी हो सकता है कि यू आर टू अटेंड 2 days इन सुप्रीम कोर्ट, आप वहां भी करो काम, 3 दिन वहां करो, 2 दिन यहाँ करो आकर के। तो जो भी प्रायोरिटी आपको सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स की देनी होगी, ये आपकी ड्यूटी होगी। दिस इज 126 127 कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए 128 पर आ जाइए। ये क्या है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये फिर क्वेश्चन आएगा, देखिए। तो 126 में क्या था? एक्टिंग। 127 में क्या था? और 128 में रिटायर्ड। तो कई बार ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन देख के अटेंड करेंगे तो आपको जब ज्यादा कंफ्यूजन इनकी सीक्वेंसिंग में होगा कि 127 में क्या था, 128 में क्या था, 126 में क्या था। तो बहुत स्पष्ट तरीके से आप करना। और मैं आपके लिए गुड न्यूज दे देता हूँ, आपको खुशी होगी जान करके कि हम बहुत जल्दी आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज डेवलप कर रहे हैं। वो केवल और केवल प्रोविजन बेस्ड होगी। मीनिंग उसमें क्वेश्चन कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे बस, विच आर्टिकल डील्स विद दिस, इस तरीके से। तो उसको आप आपके हम लोग ऐप में अपलोड कर देंगे। उसमें क्या फायदा होगा, आप रिपीटेडली वहां से रिवीजन कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। तो आपको सभी लॉज के प्रोविजंस में आपको रटवा के ही मानूंगा उसमें। तो बहुत जल्दी आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो 5 6 मैंने लॉ रिसर्चर्स का अपॉइंटमेंट किया है, एंड प्रोसेस इज ऑन। इसीलिए कि जो जो मैं चाहता हूँ वो फास्टेस्ट मोड पे हो जाए आपके लिए। बस ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर दूँ, उस सारी टेक्निक्स को मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तक पहुंचा दूं कि मिनिमम एफर्ट्स के साथ क्वांटिटी मेंटेन हो पाए, कि कोई हो ना हो, अपने आप में सिस्टम ऐसा हो कि आप वहीं से प्रैक्टिस कर करके आप उसको अच्छी तरीके से कर पाए। तो ये बस आप लोग रेडी कर लीजिए अपने आप को। तो आर्टिकल 128 पे आ जाइए। दिस इज अगेन प्लेन से पहला क्वेश्चन हेडिंग से ही आएगा कि अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बात करता है? दिस इज आर्टिकल 128। नोट विद स्टैंडिंग इन दिस चैप्टर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाईलाइट कीजिए, पी फिल्म्स लगाइए। विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को अलग से हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पी फिल्म्स में एट एनी टाइम। 128 में हम सबका जो बेयर एक्ट है उसमें लिखा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंट, तब ये लिखा हुआ है ना? इसको हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा पाताल तक का गड्ढा खोदो, उसमें दबा दो और उसके पहाड़ जैसा पत्थर रख दो। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सदा के लिए मर चुका है। ये आपकी बुक में विद्यमान है आपको परेशान करने के लिए। ये आपका था 99, बार बार ये दिक्कतें आती हैं। 99 अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा आपका ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी, पहले सिलेक्शन होता था, अपॉइंटमेंट होता था थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। क्या? कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम, ये उस दिन मैंने पढ़ाया था। कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया गया था इस प्रोविजन के द्वारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा। चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ उसमें, देखिए क्या है। आर्टिकल 124 को पढ़िए जरा एक बार आप। आर्टिकल 124 को पढ़ते हैं तो हम देखेंगे वहां पे लिखा मिलेगा आपको, क्लॉज 2 में मिलेगा, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट, आफ्टर कंसल्टेशन दिस एंड दैट। और उसके प्रोविजनों पढ़ेंगे अगर हम, तो हम मिलेगा कि प्रोवाइडेड दैट in case of appointment of judges other than the CJI, Chief Justice of India shall always be consulted। सही है, shall always be consulted। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर कंसल्टेशन आ गया, इसमें कुछ केस लॉ था जो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आए कंसल्टेशन का मीनिंग क्या है? क्या केवल प्रेसिडेंट साहब, इसको अगर हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ें अगर, तो इसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे? वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो क्या वो कंसल्टेशन केवल एक फॉर्मेलिटी होगा या वो मीनिंगफुल होगा? आंसर आया, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होना चाहिए। मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद में जो सीजीआई ने अपनी ओपिनियन दी, क्या वो बाइंडिंग होगी? आंसर आया, बाइंडिंग होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो तभी बाइंडिंग होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सर्टेन ग्रुप ऑफ जजेस से डिस्कस करके आगे अपनी ओपिनियन देंगे।
तो नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हैव टू मीट एंड कंसल्ट विद द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उस सिस्टम को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। जैसा सभी सिस्टम में होता है, कॉलेजियम सिस्टम में भी कुछ ऐसा विद्वानों का कहना है कि कुछ कुछ कमियां उसमें भी हैं। कमियां क्या है कि वो अपने चहेतों को अपॉइंटमेंट करने के चांस, क्योंकि बोला ओपेक है इन ग्राउंड पर, किस उस पे कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन, बाकी लोग कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत स्पष्टता नहीं होती है। इसलिए उस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, और 99th अमेंडमेंट, और जिसमें ये बात कही गई कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ये तो हमारे हाथ से पावर निकल जाएगी सब। तो उन्होंने कहा कि नो नो, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इंटरफेरेंस हो जाएगी, और इसको उन्होंने दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, वो आप टेक अवे कर रहे हैं, बाय दिस अमेंडमेंट इज वॉइड। तो ये आपकी किताबों में तो छप गया। अब फुट नोट में लिखा हुआ है कि दिस हैज बीन, केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड समझते हैं। एडवोकेट इन ऑन रिकॉर्ड एक अलग से कैटेगरी है एडवोकेट्स की। अगर आपको एग्जाम देना होगा सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का अलग से, अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उससे एग्जाम देने से पहले आपको जो ऑलरेडी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उनके साथ ट्रेनिंग में रहना पड़ता है साल 2 साल, फिर आप एग्जाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में नियम ये है कि जो फाइलिंग होगी वो थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो फाइलिंग हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को फुल ट्रेनिंग है एक तरीके से कि रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो फिर अगर आप वकील साहब हैं, तो आपको कोई अपनी पीआईएल फॉलो करनी है, कोई अपील फाइल करनी है, तो आपको जो ड्राफ्टिंग है आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से करानी होगी, तो वो आपसे ड्राफ्टिंग के पैसे ले लेंगे। प्रैक्टिस में क्या होता है, ड्राफ्टिंग आपने करी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सिग्नेचर ले लिए, और वो सिग्नेचर के 500 रुपीज या 1000 रुपीज या जैसा भी उनका है, अपना रिम्यूनरेशन ले लेते हैं इसी बात के। तो बहुत से लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम इसलिए कर लेते हैं कि साइन ही करते रहेंगे, कम से कम 20-30 अगर साइन करने वाले भी ऐसे ऐड मिल गए, तो पता चला कि महीने में 25-50 हज़ार रुपये हमारे इस तरीके से। जिसका जितना नेटवर्क होगा, 10-15 एडवोकेट पकड़ लिए सुप्रीम कोर्ट के, उनके दो तीन केस ही फाइल हो रहे हैं, तो अपना अपना बेसिक काम हो गया। तो मैंने आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी समझा दिया, चलिए, ताकि आपको चला किया जाए। तो जो जो शब्द आता है मैं तो समझाता ही हूँ, कोई साहब आ जाए मेरे सामने बस भी है। तो आई बिलीव आप कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो 128 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, पढ़ चुके, अब तो पढ़ लेंगे इसको ढंग से। अब पढ़ के क्या है देखिए, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी पैटर्न पढ़ना है अब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट डाउन प्रीफिल्म्स, may at any time request any person who has held the office of a judge of Supreme Court or of Federal Court, or who has held the office of judge of High Court and is duly qualified for the appointment as a जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 3 कैटेगरी के लोगों को ये आइडेंटिफाई कर लीजिए अच्छे तरीके से। हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हैज हेल्ड है, हैज हेल्ड से ही चल जाता पता कि जो ये पद धारण कर चुका है, अब नहीं है। इसका मतलब क्या है, हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि जिसने कभी सुप्रीम कोर्ट के जज का पद धारण किया था, यानी कि अब वो रिटायर्ड हो चुका है। हेडिंग में क्या लिखा था, रिटायर्ड जजेस, ध्यान है। तो यहाँ पे रिटायर्ड नहीं मिल रहा है, मिलेगा आपको, लेकिन सेंस वो है अभी ये। या जिसने क्या करा हो, हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ जज ऑफ ए फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पिताजी रहे हैं, सही है। यानी कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले जो कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट की जगह, उसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट थी। अब हम उसी कोर्ट को हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो या तो उनके जजेस रहे हो, तो यानी कि अब आप रिटायर्ड हो गए। अब ये खास बात ये है कि ये हाई कोर्ट जज पर भी अप्लाई होता है। देखो क्या लाइन है, इसको पढ़िए। हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के जज का पद धारण कर चुका हो,
एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। यानी कि भाई साहब जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की इच्छा रखते रखते ही रिटायर करके हाई कोर्ट से ही कि मेरा नंबर आएगा, आया नहीं। लेकिन अचानक भाग्य खुले, उनको कहा आओ। सही है, कौन बुलाएंगे बताओ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाएंगे। फिल्म से क्वेश्चन यहां से आएगा। और कैसे बुलाएंगे, किससे पूछेंगे पहले? विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां से फिर क्वेश्चन आएगा। बोलो यस और नो। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? टू सिट एंड एक्ट। दोनों चीजें हैं, बैठने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बैठो और काम करो। टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में आप अपनी सिटिंग दीजिए और काम कीजिए। तो मैं क्यों कराता हूँ देखो गोले कर करके आपको ना, ताकि आपके अंदर ना वो एक इंक्लिनेशन डेवलप हो जाए कि लॉ को पढ़ना कैसे चाहिए। बस वो आर्ट डेवलप होनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कर लेंगे आप लोग? अच्छा, एक दो मेरा क्रिटिसिज्म भी करते हैं कुछ लोग जो है ना, जो आउट ऑफ जेलेसी ये करते हैं कि सर तो ना यहाँ पे पढ़ के पढ़ाते हैं, करते हैं, है ना। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया ये मेरा एग्जाम नहीं है, मेरे डाटा होना जरूरी नहीं है हर चीज का। मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। जब तक लैंग्वेज सामने नहीं होगी मैं उनको बारीकियों में सिखाऊंगा कैसे। वो मुझे अपना विद्वान नहीं बताना है कि मैं कितना विद्वान हूँ, नहीं तो मैं सारा लॉ सुना भी सकता हूँ ऐसे। लेकिन फिर स्टूडेंट्स इसको देख करके जो समझते हैं कि हाँ ये अंतर है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पर और है, वहां पर फिर वो बच्चे कभी उस लेवल पर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है आपकी लर्निंग की। कॉलेज से बाहर आ चुके, अब ये आखिरी मौका है ढंग से पढ़ने का। अच्छा जज और बुरा जज की भी एक कैटेगरी है वहां भी। बाहर निकल के एडवोकेट कहते हैं यार किस गधे ने इसको जज बना दिया। और एक ऐसा जज है कि भाई बहुत डांटता है, लेकिन भाई क्या शार्प माइंड है, क्या पकड़ है लॉ पर। देखा होगा आप लोगों ने बाहर ऐसा डिस्कशन। वो इसी पर डिपेंड करता है कि आपने लॉ कितना अच्छे टेक्निकली पढ़ा है। तो लॉ पढ़ने पर ध्यान देना है, याद करने पर ध्यान देना है, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना है कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। बस और तो कुछ खास है नहीं इसमें। देखो एक क्वेश्चन आया है आशुतोष का कि अगर किसी व्यक्ति ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो, है ना, तो क्या उसको भी बुला सकते हैं? आंसर इज यस। यहाँ पर ये नहीं कहा कि कोई रिटायर कर गया हो या रिटायरमेंट उसने लिया हो। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, ये देखो फिर देखो, हु हैज हेल्ड, जो उस पद पे रहा हो। अब उस पद से हटा कैसे हो इससे मतलब नहीं है, उसकी रिटायरमेंट एज हो गई हो या उसने खुद रेजिग्नेशन दे दिया हो, इससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या है देखो, अभी कुछ खास बात। अब यहाँ पे देखो, ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मत भूलिएगा। देखिए क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एट एनी टाइम रिक्वेस्ट। तो आशुतोष जी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपने वीआरएस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंडर कंपल्सन बुला ही लिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि महोदय क्या आप दोबारा आना चाहेंगे? आपको नहीं नहीं मुझे नहीं आना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? आप ही देखो, रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है कि आदेश देंगे। यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, लेकिन भाग के आएंगे। पीसा मिलता है भाई, दोबारा मौका मिल रहा है कमाने का। सब लोग ये सोचते हैं, मैंने देखा है, जितने भी जजेस अपॉइंटमेंट किसी की 60 साल में होगी अगर डिस्ट्रिक्ट जज से होंगे तो, या हाई कोर्ट के जज होंगे तो 62 से। 1 साल पहले से ही जुगाड़बाजी में लग जाते हैं सब लोग कि रिटायरमेंट के बाद में कौन सी पोजीशन मिल जाए। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जहां पर हाई कोर्ट जज उसके चेयरमैन होते हैं, तो 5 इयर्स का काम के लिए एक अगला मिल जाता है। बहुत सारे, जैसे कोई ट्रिब्यूनल है उसका चेयरमैन कौन होंगे? हाई कोर्ट जज होंगे। उसके मेंबर कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकारी होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज वाले कई बार ऑफिसर मैंने ऐसे देखे हैं कि 1 साल पहले ही अपने यहाँ से रिटायर कर देंगे, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट आज ही खुला है। कम से कम अगले 4-5 साल में फिक्स हो जाएंगे आके फिर वो। तो ये रिक्वेस्ट पर का ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे को, चलिए। ये हो गया। इसमें हालांकि अब क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसमें फिर भी एक लाइन और पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम लोग। एवरी सच पर्सन सो रिक्वायर्ड शैल वाइल सो एक्टिंग ये बी एंटाइटल्ड टू अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिटरमाइन। अगर बहुत जिद्दीपन से क्वेश्चन बनाया यहाँ से, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि उनको जो है अलाउंसेस कौन से मिलेंगे।
अब यहां पर आपको आई विल टेक यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 125 में क्या था? सैलरीज। 125 में था सैलरीज ऑफ जजेस, राइट। और यहां पर ये लाइन पढ़ो, आप दोबारा पढ़ सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 125 क्लॉज 1 में क्या था? सैलरीज शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। डोंट गेट कंफ्यूज नाउ। यहां पर किसकी सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग? दीज आर द पर्संस who have retired and now they are requested to sit again as the Supreme Court judge। उनके जो सैलरीज अलाउंसेस कौन सी होंगी? That shall be determined by the president by order। This is not by parliament by law। यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना, जब सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी के बारे में आ जाए, डोंट जंप टू द कंक्लूजन एब्रप्टली। उसके आगे देख लेना कहीं रिटायर्ड जजेस तो नहीं लिखा हुआ। अगर रिटायर्ड जजेस का है तो देन द आंसर विल बी प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। एंड इफ रिटायर्ड नहीं है तो फिर होगा पार्लियामेंट बाय लॉ। है नहीं टेक्निकल। इस तरीके से पढ़ते हैं हम कंपटीशन के लिए। ये तरीका होता है कंपटीशन को पढ़ने के लिए। इन जनरल तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वहां पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तब हम स्ट्राइक करते हैं क्या था वो। पढ़ा तो था लेकिन उस पॉइंट को फोकस नहीं किया था उस तरीके से, कंपैरेटिवली लिंक करके नहीं पढ़े थे हम लोग उस तरीके से। आप कर लेंगे। ये पढ़िए लाइन देखिए। have all the jurisdiction powers and privileges of a Supreme Court judge but shall not be otherwise be deemed to be judge of that court। ये समझ लीजिए क्या है बबुआ ये। See, तो these are the judges, they shall have, जो क्या क्या है ध्यान रखो। all the jurisdiction होगा इनके पास, powers and privileges होंगी, बट शैल नॉट अदरवाइज बी डीम टू बी जज ऑफ दैट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज इनको नहीं माना जाएगा, लेकिन इनके पास वही अधिकार, वही विशेषाधिकार, वही क्षेत्राधिकार होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। बट दे शैल नॉट बी डीम टू बी दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज देयर इज ए प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का एक स्पेशल प्रोसीजर है। जैसे ही आपको ठप्पा लगा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जज, यू बिकम एंटाइटल टू ऑल दो प्रिविलेजेस रिगार्डिंग द रिमूवल एज वेल। लेकिन इनके साथ क्या इनसे कहा था कि सर बस काम खत्म। कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हटाओ हटाओ, कैसे हटाओगे? वही प्रोसेस फॉलो करो, वो नहीं होगा। इसलिए इन्होंने साफ साफ क्लैरिटी कर दी है कि पैसे मिलेंगे उतने जितने प्रेजेंट्स आप चाहेंगे। पावर्स कौन सी होंगी? सुप्रीम कोर्ट के जज की होंगी। प्रिविलेजेस कौन से होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज के होंगे। जुरिडिक्शन कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट जज होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जज हूं ना? सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हूं। सही है। ये वैसा ही है जैसे कई बार कहते हैं अरे घर आपका ही है, सब कुछ आपका ही है, लेकिन कुछ भी नहीं है आपका। कहते हैं ना आपका अपना ही तो है सब कुछ। अरे आप ही की तो बात है, आप ही का घर है। अच्छा मेरा घर है, लाओ चोरी चाबी दो, अरे वो नहीं मिलेगी। हाँ ये है खास बात। पढ़ो जरा इस प्रोविजन को फटाफट। हाँ अंकिता ऐसे ही बोलते हैं रिलेटिव। पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम टू रिक्वायर any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that court unless he consents so to do। समझ में आ गई बात आपको? So चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट, बट उसकी वजह से केवल ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपल्शन हो गया कि आपको बैठना ही पड़ेगा। जो लास्ट की लाइन है, अनलेस ही कंसेंट्स सो टू डू, यानी कि उनकी जब कंसेंट होगी तभी वो आकर के अटेंड करेंगे, अदरवाइज दे कैन रिफ्यूज ऑल्सो। तो मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ा दी 128 की, सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं वो सब समझा दिए। नाउ वी कम टू दी आर्टिकल 129। यहां से आप पिक कर सकते। दिस इज आर्टिकल 129, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेम्स। सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिलेख न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो बस कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? आर्टिकल 129 है, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। दे सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the powers of such a court including power to punish for contempt of itself। अब मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ इसको क्या मतलब है। देखिए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझ लीजिए पहले। देखिए
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए कोर्ट हुज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियल वैल्यू। लिख लीजिए एक लाइन अपने ब्रैकेट में नहीं है, एंड दे आर नॉट टू बी क्वेश्चन व्हेन दे आर प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। बस इसको समझिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है वो कोर्ट जिसके रिकॉर्ड की एविडेंशियरी वैल्यू होती है। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नहीं है, उसकी अपने आप में एक एविडेंशियरी वैल्यू होगी। उसमें राइट हो रॉन्ग हो, यू विल नॉट क्वेश्चन ऑफ दैट अथॉरिटी। अगर एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना कहा गया तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही है यू विल ओबे द डिक्टेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उनकी अपने आप में एक सैंक्टिटी होगी। और इसीलिए एज ए कोरोलरी अगर उसको रेस्पेक्ट करनी है, उसको मानना है, तो मानोगे तो हो नहीं, कब मानोगे, इसलिए मानोगे। ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट की पावर का जो बेस है, जो जुरिस्प्रूडेंशियल बेस है, वो यहां से आता है कि अगर नहीं मानोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द कंटेम्प्ट एंड देन यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट। तो यहां पे क्या हुआ है, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट यहां दे दी गई है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी और इनके पास पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट भी दिया जा रहा है साथ ही साथ में। समझे, इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जो वैल्यू है, यानी कि उसके जो ऑर्डर्स हैं, उनकी जो एविडेंशियल वैल्यू है, उसको अगर आप नकारोगे तो यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट एट द कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कर लेंगे आप लोग। तो छोटी सी बात याद रखनी है आपने, कौन सा आर्टिकल है ये, 129। बस तो छोटी इसको लिख लेना भैया। अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना दिया गया है, इट्स पावर टू पनिश फॉर कंसेप्ट नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम दैट। अब आ जाइए 130 के लिए। आर्टिकल 130 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का सीट को बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां पर होगा, कहां पर है बताओ। आप में से कितने लोग सुप्रीम कोर्ट घूम कर आए हैं, रेज हैंड। हाँ, होकर आना चाहिए सब लोगों को एक बार। वहां पे आर्गुमेंट्स अलग ही लेवल पर होते हैं, है ना। मैं 2-3 बार गया हूँ आर्गुमेंट करने के लिए। एक दो बार तो बहुत बढ़िया हुआ, एक दो बार एक्सीडेंट हो गया। मैं गया पूरा तैयार करके पूरा थोड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबको बता रहा हूँ, देखो वहां पर तरीका क्या है, वो मैं एक्सपीरियंस से सीखा कि मैंने है क्या भला यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप करेंगे ना, तो आप आराम से कहानी से शुरू करते हैं, माय लॉर्ड द केस वाज रजिस्टर्ड, ऐसे ऐसे यहाँ पर शुरू करेंगे, है ना। पूरा जज भी सुनता रहता है बच्चे लोग अगर बोल रहे हैं। वही मैंने तरीका अपनाया वहां पर, तो वहां पर वो तरीका फेल हो जाएगा। और एक बार क्या होता है, इतना प्रेशर होता है वहां पर, एक तो सुप्रीम कोर्ट भाई, उसके बाद में कोई रिमेडी है नहीं, ऑटोमेटिक। देखो मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मुझ पर प्रेशर होता है वहां पर पहुंच के, जनरली प्रेशर होता है। अगर उन्होंने आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक बार एब्रप्टली कर दिया, तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स जिस लय में आप कहने वाले थे वो टूट गई, और यहां वहां ढूंढते रह जाओगे इतने सारी। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है काफी कुछ, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट को सबको देखना होता है। टूट गए वो, सीधा जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है ना, सीधा उस पर बहस शुरू करनी चाहिए बस। आगे पीछे क्या हुआ जब खुद को पूछे तो वहां पर लेकर आओ, है ना। जैसे मैं गया था एक की क्वैशिंग में गया था मैं, क्वैशिंग थी वो, 420 का केस था। तो पहले मैं एक बार झटका खा के आ चुका था किसी और केस में, तो मैंने इस बार क्या मैंने सीधा की, मैं नो केसेज में डाउट फॉर 420, कम टू दैट पॉइंट ओनली। बस तो नोटिस इशू हो गया 1 मिनट के अंदर बस। लेकिन तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आर्गुमेंट करने को जाए कभी, तो भैया वो गाना ABCD शुरू नहीं होता। अगर पॉइंट के पॉइंट है तो के पॉइंट पे ही बात करो। अब जज खुद ही कहेंगे अच्छा व्हाट वाज द, तब फिर आप ए से दोबारा आओ, वरना सीधा उसी की बात करो, समझे। चलिए सुप्रीम कोर्ट से याद आ गई घटना मुझे, वो बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन वहां पर लीगल जो है ना, पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने ऐसा पढ़ा हो तो बड़ा मजा आएगा सुप्रीम कोर्ट में आपको करने में। अच्छा एक खास बात है, जूनियर जजेस को, एडवोकेट को डरने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये मैंने बात महसूस की कि अब सब सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आपको टाइम दे रहे हैं, हाई कोर्ट के जज भी आपको टाइम दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे, तो रिकॉर्ड भी तो हो रहा है, ऐसे फेंक नहीं सकते फाइल अब आप। अगर आप रेलिवेंट बात कर रहे हैं तो वो आपको सुनेंगे अब।
ये सीसीटीवी की महिमा आ गई है, देखो वो भी चेक कितना तो लगा ही लगा है इसमें, ये बात मैंने महसूस किया, बड़ा सुन रहे हैं अजय, इतना देर सुन रहे हैं, फिर देखा कि अच्छा ये लाइव जा रहा है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि केवल फेस वैल्यू वालों को सुनेंगे। पढ़िए देखिए क्या है सब, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, नंबर 1 क्वेश्चन, पीपल प्लिम्स, एंड इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाईलाइट कीजिए, पीपल प्लिम्स में अपॉइंट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बस यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन बनते हैं समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन ये आएगा, आर्टिकल विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज 130। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पर है, वो दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन हमेशा पूछने के चांस रहते हैं कि क्या अदर प्लेस पर भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग हो सकती है, आंसर इज यस। फोर्थ क्वेश्चन जो बनेगा वो मोस्ट रेलिवेंट है कि अगर किसी अदर प्लेस पर होनी है तो सिटिंग एट अदर प्लेस कैसे होगी, तो दैट प्लेस शैल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन कैसे, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों है ऐसा, देखिए डिसीजन कौन लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नाउ मेंटेन्ड है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन भैया अगर कहीं सिटिंग होगी तो पैसा भी खर्च होगा कि नहीं होगा, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी होगी, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो अन्य कर्मचारी को अपॉइंटमेंट होगा तो क्या होगा आशुतोष, पैसा कौन देगा, प्रेसिडेंट साहब देंगे। तो इसलिए सर आपके अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल नहीं बेटा, तुम्हें पैसे चाहिए मुझसे। चलिए याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये हो गए आपके 124 से लेकर के 130 तक, मैंने बड़े प्यार से सब कुछ करा दिया आपके लिए, ठीक है। ये मैक्सिमम पार्ट आपका आएगा फिल्म्स के लिए। सो दोस्तों आपने क्लास अटेंड कर ली होगी एंड आई बिलीव कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। देखिए मेरे जो लेक्चर्स हैं ये वो लेक्चर हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर लिए हैं, राइट। और इनको फिर हम लोगों ने एडिट की, रिकॉर्डिंग की थी, एडिट किया है और उसमें से अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दिया है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो काम की, पूरी एंटायर क्लास आपको रखी मिली है। इसमें आपने नोट किया होगा मैं बहुत ज्यादा केस लॉस के पीछे नहीं भागता हूँ, जहां जहां पर केस लॉस की जरूरत है मैं वहीं पर उनको मेंशन करता हूँ। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया, इतना याद कर लिया और इसको अपने एग्जाम में इतना भी लिख आए तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। केस लॉस के चक्कर में आपको, मेरा मतलब है आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देर इज नो लिमिट फॉर दैट। जब मेंस में आते हैं करने के लिए, आप देखना विद इन 10 मिनट आप लिख ही नहीं पाओगे बहुत सारी चीजों को। और आज आपको मैं एक टेस्ट देता हूं, आपको अपना नाम तो याद ही है, आप ये देखो कि 10 मिनट्स में आप कितने वर्ड्स लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजू है, तो राजू 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 करके 10 मिनट्स तक नॉन स्टॉप तक लिखते रहिए, आपका जो भी नाम हो आप वो लिखिए और फिर उन वर्ड्स को काउंट करना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप 10 मिनट्स में मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इन सेक्शन से या किसी भी सेक्शन से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो भाई मैं लिख कितना पाऊंगा। मैंने 5 6 8 10 केस लॉ याद तो कर लिए लेकिन लिख ही नहीं पाऊं तो फायदा क्या हुआ, फिर मैंने याद ही क्यों करा, इतना डिटेल में पढ़ाई क्यों। इसलिए कम पढ़िए, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है कम पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए और बहुत ज्यादा ज्यादा रिवीजन कीजिए ताकि वो आपकी मेमोरी में हमेशा फ्रेश रहे। तो मेरी यही गाइडेंस है आपको, यही एडवाइस है आपको। इसके साथ मैं वही कहूँगा, हमारी वेबसाइट को, हमारे ऐप को और हमारे इस चैनल के सारी जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर आप एक्सप्लोर करते रहिएगा। एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो एज ए मोटिवेशन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच।